नेशनलिज्म इन यूरोप, गवर्नमेंट। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने नेशनलिज्म इन यूरोप जो कि ये पढ़ा था, और यहाँ पर गवर्नमेंट के जो टाइप्स होते हैं उसमें 3 ऐसे गवर्नमेंट की बात की थी। सबसे पहला मोनार्की, ऑटोक्रेसी, फिर डेमोक्रेसी। मोनार्की जैसा कि नाम से ही पता चलता है यह राजतंत्रीय शासन व्यवस्था होगी। ऑटोक्रेसी तानाशाही व्यवस्था होगी। डेमोक्रेसी जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। पूरी दुनिया के जिस किसी भी देश का अगर जो नाम लिया जाए, दुनिया के जिस किसी भी कॉन्टिनेंट का नाम लिया जाए, उन तमाम देशों में पूरी दुनिया में इस 3 तरह के गवर्नमेंट ही पाए जाते हैं। मोनार्की सिस्टम होगा, ऑटोक्रेसी सिस्टम होगा, फिर डेमोक्रेसी सिस्टम होगा। ऑफ कीजिए, फिर से पेन को नीचे लिखिए। ये काम नहीं कर रहा है। क्लास 10 को नीचे लिखिए। यहाँ मोनार्की सिस्टम होगा, ऑटोक्रेसी सिस्टम होगा, फिर डेमोक्रेसी सिस्टम होगा। तो दुनिया के जिस किसी भी देश की बात है जो की जाए तो वहाँ पर 3 तरह के ऐसे गवर्नमेंट के फैक्टर्स पाए जाते हैं, जो कि मोनार्की सिस्टम जो है वह पूरी दुनिया का सबसे पुराना फैक्टर माना जाता है, फिर ऑटोक्रेसी है, फिर डेमोक्रेसी है। अब नेशनलिज्म की अगर जो मैं बात करूँ, नेशनलिज्म की शुरुआत सबसे पहले प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि नेशनलिज्म की शुरुआत सबसे पहले यूरोप में हुई थी। और यूरोप का कौन सा देश था? जो कि फ्रांस, जहां पर सबसे पहली बार 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, जो कि बिल्कुल जो है वह खून के रंगीन रंगों से रंगा हुआ था। और तब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के तमाम देशों में चल करके और तब उसके बाद जो है वह क्या कहते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लागू किया जाता है। दुनिया के जिस किसी भी देश की अगर जो हम बात करें तो दुनिया के जिस किसी भी देश में अगर जो डेमोक्रेसी है जो अचीव की गई है, तो उस डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए इतनी आसानी से लोगों ने अचीव नहीं किया था, बल्कि इस डेमोक्रेसी को अचीव करने के लिए ये दोनों ताकतें जो थी, जो कि मोनार्की सिस्टम जो थी और ऑटोक्रेसी जैसी सिस्टम जो थी, ये दोनों ताकतें जो है वह सीधे तौर पर इसको टक्कर दे रही थी। न तो ऑटोक्रेसी इसको जो है वह सामने आने देने की कोशिश कर रहे थे और नहीं जो है वह मोनार्की सिस्टम इसको सामने आने की कोशिश कर रहे थे। जस्ट जैसा कि फ्रांस का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि फ्रांस की जब जो रेवोल्यूशन जब जो होती है, उस फ्रांस की रेवोल्यूशन के 1789 यानी 1789 ईस्वी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के 10 साल बाद, आफ्टर 10 years 1799 नेपोलियन आता है और इस डेमोक्रेसी के समाधि पर, डेमोक्रेसी के कब्र पर उसने फिर से जो है वह मोनार्की सिस्टम को लागू कर दिया। पता ये चला कि इस डेमोक्रेसी को कुचलने के लिए और इस डेमोक्रेसी को बर्बाद करने के लिए ये दोनों ताकतें जो है वह सामने आती हुई नजर आ रही थी। कौन कौन सी दोनों ताकतें हैं? मोनार्की सिस्टम और फिर ऑटोक्रेसी सिस्टम, राजतंत्रीय व्यवस्था और फिर जो है वह ये तानाशाही व्यवस्था। और इस दोनों ताकत के बीच जो है वह एक डेमोक्रेसी जैसा शिशु जो है वह दुबकता हुआ और सिसकता हुआ नजर आ रहा था। आज
देखने को मिलता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के जस्ट 10 साल के बाद नेपोलियन आता है। नेपोलियन ने पूरे डेमोक्रेसी की धज्जी उड़ा दी, और डेमोक्रेसी जो धज्जी उड़ाने के बाद उसने फिर से जो है वो मोनार्की सिस्टम को लागू किया। ये लगभग जो है वो चलता रहा 1799 से लेकर के अप्रॉक्स 1815 तक, 1815 ईस्वी तक। ठीक है, 1799 में जब जो आता है, उस समय अगर जो इंडिया के कॉन्सेप्ट से अगर जो मैं बात करूं तो उस वक्त जो है वह भारत में अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली की हुकूमत थी, जिसने की जो है वह टीपू सुल्तान जो कि मैसूर का शासक था उसको रौंद रहा था। पूरे हिंदुस्तान के सत्ता और साम्राज्य को की धज्जियां उड़ाने वाला अंग्रेज, और जिस वक्त इंग्लैंड में जर्मनी में, यहाँ फ्रांस में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना हो रही है, उस वक्त अंग्रेज जो है वह पूरे का पूरा इंडिया जैसे साम्राज्य को जो है वह रौंदने का काम कर रहे थे। 1799 फिर जस्ट फ्रांस में जो है वह कौन आ रहा है? मोनार्की सिस्टम आ रही है। इस मोनार्की सिस्टम को दोबारा रिटर्न करने वाला कौन? नेपोलियन दोबारा रिटर्न कर रहा है, और 1799 से लेकर के 1815 ईस्वी तक। इस बीच में उसने एक और काम किया था ऑटोक्रेसी के अंतर्गत ही, जिसमें कि हम जो है वह ये कह सकते हैं कि 1804 ईस्वी में इसने नेपोलियन कोड को लागू किया था। नेपोलियन कोड इसके द्वारा लागू किया गया है, इसलिए प्यार से इसको आप नेपोलियन कोड कह रहे हैं, इसलिए कि इस नेपोलियन कोड को लागू करने वाले दूसरे कोई नहीं थे बल्कि नेपोलियन चाचा ही थे, जो कि पूरे फ्रांस के ही चाचा नहीं थे बल्कि पूरे यूरोप के चाचा थे। और उन्होंने वैसा जो है वो अपना चाचागिरी का रुतबा दिखाया था जो कि पूरे फ्रांस से छोड़ दो बल्कि पूरे यूरोप को उसने रौंद करके रख दिया था। अपने किसी भी भतीजे को उसने जो है वह सही सलामत नहीं छोड़ा था। नेपोलियन जैसे चाचा ने सबसे पहले इस नेपोलियन की मार जो है वह कहाँ देखने को मिली थी? सबसे पहली मार जो है वह फ्रांस में। फ्रांस के आम सिविलियन सोए हुए हैं, अपने घरों में आराम कर रहे हैं, अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं, अपने खेत में काम कर रहे हैं। वहां जा करके और वहां क्या कहते हैं नेपोलियन के आदमी पहुंचते हैं, चलो कहाँ? फौज में भर्ती हो। इसलिए कि नेपोलियन का ऐसा मानना था कि मेरे देश का हर कोई भी यूथ कम्युनिटीज के जो लोग हैं, हर कोई भी जो जवान कम्युनिटीज के जो लोग हैं, वो सारे के सारे जो है वो सिपाही बन करके और हमारी सेवा कर सकें, देश की खिदमत कर सकें और देश सेवा कर सकें, बल्कि अपने आप को जो है वो पूरी तरह से पैट्रियोटिक साबित करने के लिए उनको जो है वो सिपाही में भर्ती होना जरूरी है। ये था नेपोलियन कोड 1804। क्लियर? सबसे पहली इसकी शुरुआत फ्रांस से हो रही है। नेपोलियन चाचा जो है वो आते हैं, डेमोक्रेसी की धज्जी उड़ा करके रख देते हैं, और इसका सपोर्ट कौन कर रहे हैं? मोनार्की सिस्टम। तानाशाही तो इनमें थी, और इस नेपोलियन के सामने जो है वह कौन ऐसा भतीजा था जो कि इसके सामने तीर और तलवार लिए हुए सामने आता? बल्कि जितने जो इनके लोग थे सबकी इसने जो है वह बोलती बंद कर रखी थी। लेकिन इस चाचा का भी अंत होता है कब? 1815, बैटल ऑफ वाटरलू। चाचा सोए हुए हैं। 1850 4 देश के लोग आते हैं। कौन कौन है? इंग्लैंड, फिर फ्रांस के तो ये थे ही, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, हंगरी, 4 देश के लोग आते हैं। और चारों जो है वो आते हैं और सीधे जो है वो चाचा को उठाते हैं, और चाचा जो है वो अपना सीधे पिस्तौल निकाल करके और फायर कर देते हैं। नतीजा क्या था कि नेपोलियन का निशाना जो है वो चूक जाता है, और इसका जब ये निशाना चूक जाता है, अब घसीट करके सीधे तौर पर ये जो है वो पहुंचाते हैं कहाँ? बैटल ऑफ वाटरलू। वाटरलू के मैदान में अब नेपोलियन चाचा को खड़ा कर देते हैं। अब जहां पर से 4-4 बुलेट अगर जो निकल रही हो, 4-4 गोलियां अगर जो निकल रही हो, तो क्या ये नेपोलियन जैसे चाचा जो है वह कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? नेपोलियन की धज्जी उड़ा करके रख दी जाती है, और बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हो जाती है। सेम ईयर 1815 1815 ईस्वी को ही
एक ऐसा संधि होता है, एक ऐसी क्या कहते हैं कि मीटिंग होती है जिसको कि यूरोपियन हिस्ट्री में हम कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस। नेपोलियन हारा था कब? 1815 बैटल ऑफ वाटरलू। अब 1815 ईस्वी में जब जो नेपोलियन अगर हार रहा है तो फिर इसके दुश्मन जो कोई भी जो देश हैं, इंग्लैंड वाले हैं, ऑस्ट्रिया वाले हैं, बेल्जियम है, हंगरी है, ये सब का सब जो है वह क्या क्या कहते हैं कि 2 साल के बाद थोड़ी ही ना जो है वह अपना मीटिंग करेगा, बल्कि सेम ईयर करेगा। इसलिए 1815 ईस्वी को वियना कांग्रेस होती है, जिसकी मेजबानी करने वाला जो देश था इस वियना कांग्रेस की मेजबानी करने वाला जो देश जो था वह कौन था? भूलिएगा नहीं, 1815 जस्ट 1815 बैटल ऑफ वाटरलू, जस्ट 1815 वियना कांग्रेस। इसकी मेजबानी करने वाला ड्यूक मेटरनिक था, जो कि ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक इसका मेजबानी कर रहा है। जाहिर सी बात है कि उस समय जो है वह हीरो कौन थे? ऑटोक्रेसी सिस्टम का जो है वो मेन हीरो और मेन जो है वह नायक कौन था? नेपोलियन। आज जो है वह नेपोलियन की सत्ता जो है वह समाप्त हो रही है 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू। अब जो है वह ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक जो है वह पूरे का पूरा वियना कांग्रेस का जो है वह हीरो बन चुका है। और इस तरह से पूरे का पूरा फ्रांस, आल्सेस और लॉरेन का एरिया, बल्कि हम यूं कहें कि बहुत बड़ी आबादी को उसने जो है वह रौंद करके रख दिया था। इस तरह से इस पूरे फ्रांस को ऑटोक्रेसी जैसी सिस्टम ने जो है वह पूरी तरह से इसके डेमोक्रेसी का गला घोंट दिया था, नो डाउट। और इससे हम अगर बातें करते हैं तो ये सिर्फ जो है वो फ्रांस की बात है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की बात है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात है। और थोड़ा आगे अगर जो हम चल करके जो बात करते हैं तो वह तारीख जो हमें याद आती है ऑटोक्रेसी का ही 1933 1933 ईस्वी। चांसलर कौन बन रहा है? हिटलर। साफ तौर से जर्मनी का जो चांसलर बना था उसने साफ तौर से अल्टीमेट दिया था। क्लास 9 में शायद हमने आप लोगों को बताया हो, साफ तौर से उसने कहा था जर्मनी का चांसलर बनने के बाद कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल के एक आर्टिकल को उठा करके मैं अटलांटिक ओशन में डाल दूंगा, और जिस किसी को भी इतनी जवामर्दी है और जिस किसी में भी इतनी हिम्मत है वो सीधे तौर पर हमसे आकर के और वॉर डिक्लेयर करे। ऐसा कहने वाला कौन? हिटलर। क्या है ये? ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है, जो कि जो है वह अपने जनता के प्रति और अपने देश के लोगों के प्रति जो है वह जवाबदेह हो सके। एंसरेबल जो है वह नहीं था, बल्कि क्या था? ऑटोक्रेसी था, हिंसा का नृत्य दिखाने वाला था हिटलर। 1933 चांसलर बन रहा है 1933 में, और 1933 में चांसलर बनने के बाद जस्टिस ने जो है वह हिटलर हीरो मुसोलिनी के साथ जाकर के हाथ मिलाता है। हिटलर कहाँ का है? जर्मनी। अभी मैं डेमोक्रेसी पर बात नहीं कर रहा हूं, डेमोक्रेसी अलग है, मोनार्की अलग है, कंफ्यूजन में मत करना। डेमोक्रेसी अलग है, मोनार्की अलग है, बल्कि जो है वह हिटलर आ रहा है। किसका पोषक है? ऑटोक्रेसी का पोषक है, तानाशाही का पोषक है। हिटलर आ रहा है 33 में, और 33 में जब ये यहाँ का चांसलर बनता है जर्मनी का, इसलिए सीधे तौर पर जो है वह हाथ मिलाता है किसके साथ? मुसोलिनी के साथ, रोम बर्लिन एक्सिस। फिर जो है वह हाथ मिलाता है किसके साथ? जापान के साथ, रोम बर्लिन टोक्यो एक्सिस। और जब इसकी ताकत जो बढ़ती चली जाती है 1939 लगभग 6 साल के बाद 1 सितंबर
1 सितंबर 1939 को इसकी 35,000 फौज जो है वो सीधे तौर पर पोलैंड पर अटैक करती है। और 35,000 फौज जब पोलैंड पर अटैक करती है तब उसके बाद जो है वह इसके लिए बहुत बड़ा चुनौती था। किसके लिए? इन दोनों ताकतों के लिए, हिटलर, मुसोलिनी, हिरोहितो, इसके लिए। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि जिस समय आदमी का लक्ष्य पूरे अपने स्वभाव पर है उस वक्त पीछे लौट करके आना नेशनल एक्सीडेंट से जरा भी कम नहीं हो सकता। ये कोटेशन जो है वह सुभाष के थे, जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा था और महात्मा गांधी ने जब अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जब वापस ले लिया था उस वक्त उन्होंने कहा था। तो ये तो आगे बढ़ चुका है और फिर अब इसको जो है वो वापस लौट करके आना जो है वह एक नेशनल एक्सीडेंट माना जाता। लेकिन परिस्थिति कुछ और थी और जब ये वापस नहीं आता है, इंग्लैंड फ्रांस वालों के 48 घंटे के अल्टीमेट के बाद जो है वह सीधे तौर पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की घोषणा जो है वह 3 सितंबर 1939 1939 ईस्वी को 3 सितंबर के दिन जो है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विस्फोट हो रहा है। लाखों नहीं बल्कि करोड़ों आदमी का कातिल कौन? ऑटोक्रेसी, हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहितो। फिर इसके बाद जो है वह हम आगे बात करेंगे। थैंक्स।